नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अभी रिसेंटली 2025 का जजमेंट आया है रिगार्डिंग जितने भी एनआई एक्ट के मामले होते हैं, चेक बाउंसिंग के मामले होते हैं, 138 के मामले होते हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पे सामने आया है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है, जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से कंफ्यूजन में बना हुआ था कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी भी मिलेगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, चेक बाउंसिंग के, 138 के जो मामले दर्ज कराए जाते हैं कोर्ट में, उसका एक मैं आपको क्रक्स के अंदर फॉर्मेट भी बताऊंगा, ताकि आप एक आम आदमी हो या एक वकील हो या एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्रोवाइड मैं कराऊंगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको जजमेंट का नाम दिखा देता हूं कि जजमेंट का नाम है बंसल मिल्क चिलिंग सेंटर वर्सेस राणा मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। अब यहां पे आपको मिल्क वर्ड बहुत ज्यादा दोनों जगह पे देखा जा रहा है, दोनों पार्टी के द्वारा आपको मिल्क का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि दूध को लेके, मिल्क को लेके यहां पे एक मामला आया होगा। तो सारी कहानी मैं आपको समझाऊंगा, बट यहां पे पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि सर आपने ये क्या लिखा हुआ है। जो मैं आपको मामला बताने वाला हूं 2025 का मिलता जुलता मामला, मिलता जुलता रीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 को भी क्लैरिफाई करा था, 2024 को भी क्लैरिफाई करा हुआ था। तो अगर मैं कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हूं ना, तो ये जो रीसेंट जजमेंट है 2025 का, ये मेरे को याद करना पड़ेगा। मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मेरे को जो ये रीसेंट जजमेंट्स हैं लैंडमार्क, ये मुझे याद कर रखने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपका काम हो जाएगा, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग में जो जजमेंट ये काम आएगा, इसके लिए भी मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ जजमेंट की मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है जरूर कर लेना। तो सबसे पहली बात, हम मामला अपना समझते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि मान लेते हैं ए नाम का व्यक्ति है, अब ये ए नाम का व्यक्ति है और एक ये बी नाम का व्यक्ति है, दोनों का अपना लेन देन चलता रहता है। ए नाम का व्यक्ति बी के पास जाता है, भैया मेरे को आपकी दुकान से सामान खरीदना है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो यही अपना मामला होता है। तो मान लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति ने बी की दुकान से सामान लिया। अब बी नाम का व्यक्ति बोलेगा भाई मेरे पैसे दो। अब पैसे देने की बजाय ए नाम का व्यक्ति क्या कहता है, ये लो भाई मैं आपको एक चेक बना के दे देता हूं, ये रहा चेक। और बी नाम के व्यक्ति के नाम पे यहां पे चेक बना दिया, ये लो भैया आपका ये चेक आपके हाथों में। अब बी नाम के व्यक्ति के हाथ में पैसे तो आए नहीं है, चेक आया है। तो अब ये बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा, बी नाम का व्यक्ति अपना बैंक में जाएगा और ये चेक को अपना बैंक में जमा करा देगा। ठीक है जी। अब इस केस में यहां पे दोनों में से कोई एक बात आ सकती है। दोनों में से कोई एक बात आने का मतलब है कि ए नाम के व्यक्ति के अकाउंट में पैसे होंगे तो चेक अपना क्लियर हो जाएगा और बी के पास पैसे आ जाएंगे। और अगर मामला यहां पे आ जाता है कि ए के अकाउंट में पैसे ही नहीं है और बी ने जब बैंक में चेक डाला और चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बैंक बी को ये बोलता है कि देखो भाई आपने जो व्यक्ति के अकाउंट का चेक दिया है ना, और उस व्यक्ति के अकाउंट में तो कुछ पैसे ही नहीं है, तो हम आपके बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो आपका चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। बैंक ने बताया बी नाम के व्यक्ति जो आपने चेक हमें दिया है वो चेक अपने आप में डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर को सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, बाउंस हो गया है। सॉरी, आपका चेक यहां पे बाउंस हो गया है। अब बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा, उसको गुस्सा आएगा कि यार ए नाम का व्यक्ति तो मेरा माल भी ले गया है और मेरे को बदले में पैसे भी नहीं दिए हैं, मेरे को पागल बनाने के लिए उसने मुझे चेक हाथ में दे दिया था। तो अब बी नाम का व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार क्या क्या है, यहां पे आपको मैं समझाना चाहूंगा। मैं ये छोटा सी बात रब कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर होगा। यहां तक छोटी सी सिंपल सी कहानी है, सीधी सी बात है। मैंने बैंक में चेक डाला और वो चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, बाउंस कर दिया। क्यों, जिस पार्टी ने मुझे चेक दिया था उस पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं थे। सीधी सी बात है। अब कानूनी रूप से अधिकार क्या क्या है, अगर मैं सेक्शन नंबर 138 का मामले की बात करूंगा तो यहां पे सेक्शन नंबर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का यहां पे मामला दर्ज हो जाता है। तो ये कौन सा मामला दर्ज होता है, जब आपका चेक बाउंस हो जाता है। तो इस केस में एकदम कोर्ट में आप मामला दर्ज नहीं करोगे, एकदम आपका कोर्ट में केस नहीं जाएगा। सबसे पहले बी नाम के व्यक्ति को एक लीगल नोटिस अपना बनाना पड़ेगा। लीगल नोटिस बना के किसको देना पड़ेगा, ए नाम के व्यक्ति को। और जिस दिन चेक बाउंस हुआ है, मान लेते हैं, मैं तारीख को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो जिस दिन चेक बाउंस होता है उसके 30 दिनों के अंदर बी नाम के व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। किस व्यक्ति को, ए नाम के व्यक्ति को। चलो जी, अब बी ने लीगल नोटिस बनाया, 30 दिन के अंदर ए नाम के व्यक्ति को नोटिस भेज दिया है। अब बी नाम का व्यक्ति क्या करेगा, बी नाम का व्यक्ति 15 दिनों तक इंतजार करेगा। 15 दिनों तक ए नाम का व्यक्ति क्या करेगा, या तो रिप्लाई कर दे लीगल नोटिस का, या चुपचाप पैसे जो है बी नाम के व्यक्ति को दे देगा। काम खत्म,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मामला दर्ज नहीं होगा, कोई 138 का मामला दर्ज नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड पैसे ही तो चाहिए। वही जो आपने मेरे से सामान लिया है, माल लिया है, उसके मेरे को बदले में पैसे दे दो। आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है और उसके बदले में मैंने आपको लीगल नोटिस दिया है, तो लीगल नोटिस इसलिए ही तो दिया है कि आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, अब यहां पे ए नाम का व्यक्ति या तो पैसे दे दे या लीगल नोटिस का रिप्लाई कर दे। कितने दिनों में? 15 दिनों के अंदर अंदर। जिस दिन उसको नोटिस मिल जाएगा ए नाम के व्यक्ति को, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर बी नाम का व्यक्ति को रिप्लाई दे देगा। बात खत्म। अगर रिप्लाई दे देगा तो ठीक है, पैसे दे देगा तो ठीक है। अगर रिप्लाई नहीं देगा तो क्या होगा? उसके बाद 15 दिन तक बी नाम का व्यक्ति अपने इंतजार करेगा। किस चीज का? ए का या तो रिप्लाई आने का, ए नाम के व्यक्ति का या तो पैसे आने का। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है या रिप्लाई आ जाता है, उसके बाद भी 16वें दिन यानी कि 16th डे पे क्या करेगा? 16th डे पे बी नाम का व्यक्ति क्या करता है? अपना ए के खिलाफ यानी कि बी नाम का व्यक्ति ए के खिलाफ क्या कर सकता है? केस फाइल करेगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दैट्स इट। यहां पे अब कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया है। अब यहां पे जो एनआई की कोर्ट होती है यानी कि स्पेशल कोर्ट होती है, ठीक है, तो ये अपने आप में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे मामला जाता है, तो उनके पास में ही सुनवाई होती है और कानून के अंदर इनके लिए अलग तरह की कोर्ट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं स्पेशल कोर्ट, जो केवल और केवल एनआई के ही मामले सुनती है। ठीक है, अब जब मामला दर्ज हो जाता है तो एज नए कानून के हिसाब से अगर मैं बात करूं, सेक्शन नंबर 223 हमारा बीएनएसएस के तहत मेरे को जो है मैजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे क्या फाइल करनी पड़ेगी? कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अब कंप्लेंट फाइल करने के बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो मामला आया है वो आपको मैं बता देता हूं। सीधी सी बात है, मैंने सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है ताकि एक आम इंसान भी ये कानूनी प्रक्रिया को बहुत साधारण तरीके से समझ पाएगा। तो यहां तक अब हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है। अब मैं सारी चीज रब कर देता हूं। तो जब कंप्लेंट फाइल होती है तो कंप्लेंट कौन से सेक्शन में होती है? नए कानून के तहत 223 के अंदर बीएनएसएस में। तो यहां पे क्या होता है कि जब कंप्लेंट फाइल होती है तो उसके बाद में जैसे कि मैंने कंप्लेंट फाइल करी है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, जैसा मेरा फला फला मुद्दा है कि चेक बाउंस हो गया है, मैंने लीगल नोटिस भी दे दिया है, रिप्लाई बैक भी 15 दिन का इंतजार मैंने कर दिया है, 16वें दिन मेरा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है, तो मैं आपके सामने कंप्लेंट फाइल करने के लिए आया हूं। तो मेरे को अपने सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, अपने विटनेस को एग्जामिन कराना पड़ता है। अब उसके बाद में या उससे पहले जो कंसर्न ट्रायल कोर्ट होते हैं वो कंप्लेनेंट को, जो डिफेंडेंट होता है, उसको भी अपना सम्मन भेज के अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि नए कानून के अंदर एक प्रावधान ये डाला हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब है वो कॉग्निजेंस कब लेंगे? जब जो एक्यूज पर्सन है जो उसको भी साथ में सम्मन करके उसके सामने ही एग्जामिनेशन करा जाएगा और उसको भी सुनने का मौका दिया जाएगा। तो ये सब काम हो जाने के बाद मैजिस्ट्रेट फिर कॉग्निजेंस लेते हैं। तो जैसे ही मैजिस्ट्रेट साहब ने अपना कॉग्निजेंस का मतलब लेता है एक संज्ञान ले लेना कि हाँ मैं इस मामले को सुनूंगा, मैं जज होने के नाते इस मामले को सुनूंगा और आगे की प्रक्रिया फॉलो करूंगा, इसको बोलते हैं कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट के द्वारा ले लिया गया है। जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है और यहां पे मैंने क्या फाइल करी है? कंप्लेंट। मैजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट फाइल करिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे। तो जब कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसके बाद में जब कॉग्निजेंस हमारा कंप्लेंट का ले लिया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने मान लेते कंप्लेंट में लिखा कि जैसा साहब मैं बी नाम का व्यक्ति हूं, मैंने जो है माल सप्लाई करा है किसको? ए नाम के व्यक्ति को। ठीक है, मैंने माल सप्लाई करा है ए नाम के व्यक्ति को। मान लेते हैं बी नाम के व्यक्ति ने जब कंप्लेंट अपनी बनाई होगी तो उसमें लिख दिया देसी घी मैंने दिया है। ठीक है, मैं लिख देता हूं देसी घी मैंने ए नाम के व्यक्ति को सप्लाई किया है। ये बात मैंने कंप्लेंट के अंदर भी लिखी है, ये बात मैंने लीगल नोटिस के अंदर भी लिखी है। तो अब मैंने जब कंप्लेंट फाइल करी, फिर उसके बाद मेरा मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया गया है। तो जब कॉग्निजेंस ले लिया गया है तो उसके बाद में मेरे को याद आया, अरे मैंने गलती से तो यहां पे देसी घी लिख दिया है, बल्कि मैंने तो ए नाम के व्यक्ति को क्या माल सप्लाई करा था? मिल्क। मैंने तो मिल्क सप्लाई करा था, घी मैंने तो मिल्क सप्लाई करा था, देसी घी थोड़ी ना सप्लाई करा था। गलती से मैंने अपनी कंप्लेंट के अंदर देसी घी लिख दिया और इसकी बजाय मुझे मिल्क लिखना चाहिए था। तो अब यहां पे तो कॉग्निजेंस भी ले लिया गया है, कंप्लेंट भी फाइल हो गई है, मेरा एग्जामिनेशन भी हो गया है, तो अब यहां तो मामला फंस गया है। और अगर कॉग्निजेंस के बाद मामला ऑब्जेक्शन रेज एक्यूज के वकील जो है वो रेज करेंगे कि जज साहब बी ने तो हमें देसी घी सप्लाई नहीं करा और ये कंप्लेंट झूठी है, आप केस को रद्द कर दीजिए। और एक बार केस रद्द हो गया मेरिट के ऊपर तो दोबारा भी नहीं चढ़ सकता है। तो इसी वजह से यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं मैजिस्ट्रेट के आगे क्या फाइल करूंगा? एक रिक्वेस्ट डालूंगा। किस चीज के लिए? अमेंडमेंट के लिए, कि जैसा अब आप मेरी कंप्लेंट को प्लीज अमेंडमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने गलती से देसी घी लिख दिया है लेकिन मैंने माल सप्लाई मिल्क करा था। अब यहां पे एक सवाल अटक जाता है कि क्या एक बारी मैजिस्ट्रेट के द्वारा जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है उस केस के अंदर कंप्लेंट को अमेंड किया जा सकता है क्या?
जब एक पार्टी यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ, जो मेरा एग्जामिनेशन हुआ था, मैं अपने सबूत लेके आया, अपने विटनेसेस को लाया, तो जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया है, मैजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस ले लिया गया है, एक्यूज को भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करा है, तो उस टाइम पे क्या यहां पे कंप्लेंट को अमेंड किया जा सकता है क्या? तो ट्रायल कोर्ट ने बोला ठीक है, अमेंडमेंट आपकी अलाउ होती है, बढ़िया है, अलाउ होती है। तो बी के तो मजे आ गए, बी नाम के व्यक्ति के तो मजे आ गए कि चलो यार, मैंने देसी की लिखा था, मेरे को मिल्क लिखना था, मैंने अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट डाली और मैजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दी है। तो जो मैजिस्ट्रेट ने मेरी अमेंडमेंट अलाउ कर दी है, तो उसके बाद में मामला ये आता है कि अब जो ए नाम का व्यक्ति है वो तो खुश होगा नहीं, वो कहां चला जाएगा? हाई कोर्ट में चला गया। ठीक है, वो हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने बोल दिया सॉरी, ये जो ट्रायल कोर्ट ने अमेंडमेंट कंप्लेंट को अलाउ करने के लिए बोला है, गलत ऑर्डर है, रिजेक्ट करो इसे। ठीक है, इसे रिजेक्ट करो। ठीक है, अब ए नाम का व्यक्ति अब खुश हो गया, तो अब दुखी कौन होगा? बी नाम का व्यक्ति। बी नाम का व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट साहब के सामने अपना मामला आया कि अब क्या मामला, अब इसके ऊपर डिसीजन क्या देना चाहिए। एक्चुअल लॉ क्या कहता है कि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि अलाउ करो, हाई कोर्ट कह रहा है अलाउ मत करो। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनल तौर पे क्लैरिफाई करा है कि अगर आपने कोई भी कंप्लेंट फाइल करी है, कॉग्निजेंस हो गया है, एग्जामिनेशन चीफ हो गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन एक्यूज का भी नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे अगर आप यानी कि कंप्लेनेंट यानी कि बी नाम का व्यक्ति हमारे केस में अगर अमेंडमेंट करने के लिए कंप्लेंट को रिक्वेस्ट डालता है, तो ऐसे केस में इसकी कंप्लेंट अमेंडमेंट के लिए अलाउ होगी। यस, तो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको खारिज किया जाता है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको खारिज किया जाता है, और जो ट्रायल कोर्ट ने बोला था अलाउ करने के लिए उसको बरकरार रखते हैं। दैट्स इट। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2025 के अंदर क्लैरिफाई करी है, क्योंकि कानून के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कानून के अंदर ऐसी बात कोई क्लैरिफाई करते हुए नहीं लिखी हुई है, इसलिए मामला कभी कुछ होता था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेटल्ड कर दिया इस चीज को। मैं ये सब रब कर देता हूं, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कौन से केस में ये बात क्लैरिफाई करी है? बंसल मिल्क चिलिंग सेंटर वर्सेस राणा मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे ही मिलता जुलता मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दो केसेस में और आया था, 2015 के केस में भी। तो जो 2025 का मामला है ना, वो ज्यादातर इंफोसाइज करते हुए 2015 के मामले को ही सुप्रीम कोर्ट ने रीएटिएट करा है। SR सुकुमार वर्सेस सुनद रघुराम, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये 2015 का। ठीक है, और 2024 में भी यही बात को रिएटिएट करा था कि एक बारी कॉग्निजेंस ले लिया गया है, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है, उस स्टेज पे कंप्लेंट को अमेंड किया जा सकता है। दैट्स इट। तो मैंने आपको सारी बातें बहुत क्लैरिफाई करते हुए समझा दी हैं। तो आप लोगों में से कितने लोगों को पूरी बात समझ में आई है? एक बार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ गई है। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी बनती है तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। तो जाते जाते एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से जितने भी लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th टाइम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी ये टाइम पीरियड हमने लेकर आए हैं। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हमने जो है अपना ऑफर निकाला हुआ है कि जितने भी लोग अपना बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने 11 अगस्त से 17 अगस्त तक 55% डिस्काउंट अपने सारे के सारे कोर्सेज के ऊपर अपना लॉन्च कर दिया है। क्योंकि AIB 20 का तो बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जो डेली लाइव क्लासेस हमारी रात के 9 बजे हमारी चलती हैं। तो आप लोग में से जो बैच लेना चाहता है उसके लिए 55% डिस्काउंट अवेलेबल है। साथ में हमने एक और बैच अपना लेकर आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता का। 25 अगस्त शाम को 6 बजे से डेली लाइव क्लासेस इसकी हुआ करेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में ही सारे बैचेस होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इकलौता यही बैच होगा, सारे बैचेस हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में होते हैं। इसमें 45% डिस्काउंट अभी लिखा हुआ है, बट आप अगर एप्लीकेशन पे जाओगे 11 अगस्त से 17 अगस्त तक आपको 55% डिस्काउंट ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं ऑफर का फायदा उठाना, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप लोग फायदा जरूर उठा सकते हो। और जो भी आपको बैच लेना हो, भले फैमिली लॉ का बैच चाहिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, और बहुत सारे बैचेस हैं AIB 20 का, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है मैं वीक हूं, तो 55% डिस्काउंट आपके पास हम लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो। वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर भी है, जस्ट उस पर क्लिक करोगे, व्हाट्सएप आपका हमारा कम्युनिकेट आप करने के लिए अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, सर मेरी इस बैच के रिगार्डिंग ये क्वेरी है, या फिर ये चीज आप प्रोवाइड कराओगे, क्या चीज प्रोवाइड कराओगे, वगैरह वगैरह। तो आप लोग अपनी क्वेरी व्हाट्सएप के जरिए, एप्लीकेशन के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।